एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हाल फिलहाल की बातों को लेकर मार्टी और वेंडी के बीच में काफी तनाव है। वेंडी कहती है कि मार्टी, रेचल के थ्रू वो एफबीआई एजेंट तुम्हारी बातें सुन रहा है। बेशक रेचल ने बता दिया कि उसकी बॉडी पर ट्रांसमीटर वायर था, लेकिन हो सकता है कि वो हमें फंसा रही हो। हमें ब्लू कैट लॉज से दूर रहना चाहिए और रेचल से भी। वेंडी शार्लेट से भी कहती है कि शार्लेट, तुम अब से ब्लू कैट लॉज नहीं जाओगी। पर मार्टी कहता है कि मुझे रेचल पर अभी भी भरोसा है, हम उसके थ्रू एफबीआई तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अगर हम ब्लू कैट लॉज से दूर रहे तो एफबीआई वालों को हम पर शक हो जाएगा। इसके बाद जब मार्टी रेचल से मिलता है तो ये दोनों मैसेज के जरिए आपस में बात करते हैं ताकि रॉय पेटी इनकी बातें न सुन सके। रेचल कहती है कि मार्टी, मैं फंस चुकी हूँ। रॉय पेटी मुझे धमकी दे रहा है और कार्टल से भी मुझे खतरा है, मुझे बचा लो मार्टी। पर मार्टी सॉरी बोलता है कि मैं कार्टल वालों को नहीं रोक पाऊंगा और मैं तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर सकता। मेरी और खुद की फैमिली की भी जान खतरे में है। इसके बाद जब वेंडी अपनी कार में बैठती है तो कोई उसका किडनैप कर लेता है। इसके बाद जब मार्टी वेंडी को कॉल लगाता है तो मार्टी काफी परेशान होता है क्योंकि वेंडी का कॉल नहीं लग रहा है। वो वेंडी की फोन की लोकेशन को ट्रेस करता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां वेंडी की कार मौजूद थी, पर कार में तो कोई नहीं था। मार्टी सीधा डार्लिन के पास पहुंच जाता है क्योंकि ऐसे खतरनाक काम तो डार्लिन ही कर सकती है। मार्टी पूछता है कि वेंडी कहाँ पर है, अगर उसे कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। डार्लिन कहती है कि मुझे वेंडी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मार्टी, तुम्हारी बीवी बहुत चालू है, हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गई हो। वहीं में पता चलता है कि वेंडी का किडनैपर और कोई नहीं मेसन ही है। मेसन वेंडी से कहता है कि पुलिस मेरे बेटे को ले गई, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वेंडी कहती है कि मेसन, तुम अच्छे इंसान हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस दिलाने में हेल्प करूंगी। मेसन इसके बाद मार्टी को कॉल करके कहता है कि मार्टी, वेंडी मेरे कब्जे में है। कार्टल, पुलिस, ये स्नेल, किसी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करना। मुझे मेरा बेटा कल सुबह तक हर हाल में वापस चाहिए, वरना मैं वेंडी को निपटा दूंगा। चार्ल्स की सोशल सर्विस एजेंसी में जान पहचान है, तो मार्टी चार्ल्स से मिलता है और हेल्प मांगता है। वहीं वेंडी मेसन से कहती है कि मेसन, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, पर जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ उस वजह से तुम्हारा ये सब करना लाजमी है। वेंडी कहती है कि मेसन, स्नेल्स की फार्म में तुम्हारी बीवी की भी बॉडी मिली थी। पुलिस ने हालांकि इस बात से इनकार किया था, मगर हमने ही इसके एविडेंस पिटा के इसे कवर अप किया था। हम मजबूर थे और हमने गलत रास्ता चुना। हम तुम्हारी माफी के लायक नहीं है, पर तुम कोई भी गलत रास्ता मत चुनो। वेंडी कहती है कि मेसन, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए लाइफ सेट कर दी जाएगी। वहीं चार्ल्स और मार्टी सोशल सर्विस वाले आदमी से मिलते हैं और बात करते हैं। मार्टी उस आदमी से कहता है कि हम उस बच्चे की कस्टडी चाहते हैं और बच्चे को ऐसे हालात में ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ सकते, तो उसकी कस्टडी हमें तुरंत ही चाहिए। और फिर चार्ल्स के इन्फ्लुएंस और मार्टी की बातों की वजह से वो आदमी इन्हें बच्चा सौंप देता है। वहीं मेसन वेंडी के हाथ फ्री कर देता है क्योंकि वेंडी को वॉशरूम जाना था। मेसन अपनी वाइफ को याद करके काफी दुखी होता है। वो कहता है कि मैं ही अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार हूँ। मेरी वाइफ ग्रेस ने मुझसे कहा था कि मैं पहले की तरह लेक पर अपनी सर्विस देता रहूं, पर मैं ही अपनी जिद पर अड़ा रहा और इस कारण ग्रेस को मैंने गवा दिया। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वेंडी मेसन को काफी बहलाने की कोशिश करती है, पर मेसन फिर से गुस्से में आकर पूछता है कि मार्टी का अब तक कॉल क्यों नहीं आया, न वो खुद आया। वेंडी घबराकर मेसन को हिट करके यहाँ से भाग जाती है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। मेसन उसे पकड़ लाता है और अच्छे से बांध देता है। मेसन कहता है कि तुम सब एक जैसे हो, तुमने मुझ पर हमला किया। तो वेंडी कहती है कि मैं डर गई थी। तभी मेसन को मार्टी का कॉल आता है। मार्टी मेसन को उसका बच्चा दिखाकर बोलता है कि मेसन, हमें जैक मिल गया है। तो मेसन बोलता है कि मैं वेंडी को लेकर अपने पुराने घर में ही मौजूद हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ और साथ में और कोई नहीं होना चाहिए, ओनली यू एंड जैक, अदरवाइज वेंडी मारी जाएगी। वहीं केड और रूथ एक आलिशान बोट से FLIR थर्मल सिस्टम चुराने आए हैं। इनको लगा कि इस बोट का ओनर घर पे मौजूद नहीं है, पर वो ओनर तो घर पे ही मौजूद था। उसे पता चल जाता है कि कोई डॉक पर चोरी करने आया है, तो वो गन लेकर यहाँ पे आता है। तो रूथ और केट ठंडे पानी में ही कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टी बच्चे को लेकर मेसन के पास पहुंच जाता है। हालांकि मेसन को बच्चा मिल चुका है, पर वो मार्टी और वेंडी पे काफी भड़का हुआ है। मेसन का बच्चा काफी रो रहा होता है, तो मेसन मार्टी से पूछता है कि तुमने बच्चे के साथ क्या किया, ये पहले इतना नहीं रोता था। तो मार्टी कहता है कि हमने बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया है, हो सकता है वो घबरा रहा हो। मेसन मार्टी पे काफी भड़कता है और कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेसन वेंडी को अपने कब्जे में लेकर मार्टी को धमकाता है, तो इस गर्मा गर्मी के दौरान मार्टी से गोली चल जाती है
और मेसन निपट जाता है। मार्टी काफी घबरा जाता है कि ये मुझसे क्या हो गया। वहीं रूथ केड से सॉरी बोलती है कि डैड, मुझे नहीं पता था कि बोट का ओनर घर पे ही होगा और आगे से ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। रूथ केड से कहती है कि डैड, मुझे पता है कि मार्टी ने पैसा कहाँ छुपा रखा है। पैसा मार्टी के फ्यूनरल होम में ही छुपा है। तो केड बोलता है कि फिर देर किस बात की, चलो वहाँ पे धावा बोलते हैं। वहीं मार्टी काफी होपलेस हो रहा है तो वेंडी उसे तसल्ली देती है। फिर ये इस जगह को क्लीन करके मेसन की बॉडी को ले जाते हैं और अपने फ्यूनरल होम में उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। और गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि मार्टी का ये फ्यूनरल होम इनके कितना काम आ रहा है। यहाँ पैसा भी छुपा सकते हैं और लोगों को भी ठिकाने लगा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कसीनो के लिए गेमिंग कमीशन के लोग मार्टी और वेंडी से पूछताछ करते हैं, जिनका जवाब मार्टी और वेंडी फुल कॉन्फिडेंस में देते हैं। हालांकि मार्टी हाल फिलहाल के इंसिडेंट के कारण काफी घबराया हुआ है, पर वेंडी सब कुछ संभाल लेती है और अपनी पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए मार्टी और वेंडी कहते हैं कि ये देखो, हम समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है और अब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद मार्टी मेसन की अस्थियों का विसर्जन यही लेक में कर देता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि हाल फिलहाल के इंसिडेंट की वजह से डार्लिन काफी भड़की हुई है। और गाइस, डार्लिन को तो आप जानते ही हैं, ये जब नॉर्मल ही इतनी खतरनाक है तो भड़की हुई कितनी खतरनाक होगी। ये कार्टर्स और मार्टी के खिलाफ काफी गर्म मूड में है। डार्लिन कार्टर्स को सप्लाई किए जाने वाले माल में फेंटेलिन मिला देती है, जो कि काफी पॉइजनस है, पर इसके बारे में जेकब को कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद एज यूजुअल जेकब की लैब में माल पैक होकर डिलीवर होने के लिए रेडी है। इसके बाद हमें शिकागो में कुछ लोकल स्ट्रीट ड्रग सप्लायर दिखाए जाते हैं। स्नेल्स के यहाँ से माल जो नवारो कार्टेल खरीदता है वो शिकागो और ओजार्क में सर्कुलेट होता है। इसके बाद शिकागो में ड्रग्स का कंसाइनमेंट रिसीव होता है। ये वही कंसाइनमेंट है जिसमें डार्लिन ने फेंटेलिन मिलाई है। इसके बाद ये हेरोइन धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाती है। वहीं रेचल को रॉय से ऑक्सी ड्रग मिलना बंद हो चुकी थी और इसके बिना रेचल काफी तड़प रही है, तो वो एक लोकल सप्लायर से हेरोइन बाय करती है। जब वो अपने ब्लू कलर लॉज में हेरोइन खींच रही होती है तो जरा सी देर में फेंटेलिन के असर के कारण रेचल बेहोश होकर गिर जाती है। और इसी तरह शिकागो और ओजार्क में जहां जहां ये हेरोइन लिया गया था, सभी चर्सियों की यही हालत की खबर है और ये सब कुछ डार्लिन का ही किया धरा है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है और अपना सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है और फिर लोकल ड्रग सप्लायर के अड्डों पर छापा मारने लगती है। पुलिस एक मेन ड्रग सप्लायर को अरेस्ट कर लेती है, मगर हेलन खुद आके इसकी बिल करवा लेती है। हेलन को फिलहाल ये डाउट है कि इसी आदमी ने इनके माल में कुछ मिलावट की है, तो हेलन उसे काफी टॉर्चर करती है, पर वो आदमी बोलता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। माल जैसा रिसीव किया गया था बिल्कुल उसी कंडीशन में एक बॉक्स में अभी भी मौजूद है, चाहो तो उसे चेक कर लो। तो हेलन समझ जाती है कि ये गड़बड़ जेकब और डार्लिन ने ही की है, पर फिलहाल हेलन उस आदमी को निपटा देती है। वहीं जैक के घर में आ जाने से शार्लेट काफी नाखुश है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, ये यहाँ पे कब तक रहेगा? हमारा घर कोई अनाथ आश्रम थोड़ा है। पर वेंडी कहती है कि जब तक जैक को कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती, ये हमारे साथ ही रहेगा। वहीं जोना की तो जैक के साथ अच्छी खासी पट रही है, जैसे बडी के जाने के बाद जोना को न्यू लिटिल बडी मिल गया हो। शार्लेट अपने मॉम डैड से बोलती है कि मैं व्हाइट से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि जोना के ही चक्कर में व्हाइट कॉलेज से एक्सपेल किया गया है। मार्टी वेंडी से कहता है कि मुझे व्हाइट को सपोर्ट करना चाहिए, पर वेंडी कहती है कि हमारी ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम है। गेमिंग कमीशन वालों की कसीनो के लिए जो रिपोर्ट आई है वो काफी खराब है और हमें फिलहाल कसीनो पे ही फोकस करना चाहिए। पर फिलहाल मार्टी काफी अपसेट है क्योंकि उसके हाथों मेसन की हत्या हो गई। मार्टी कहता है कि अब तो ऐसा लगता है कि हम कार्टेल के लिए नहीं काम करते, बल्कि हम खुद ही कार्टेल हैं। वेंडी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि मार्टी, तुमने जो कुछ भी किया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। तभी मार्टी को किसी का कॉल आता है और मार्टी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मार्टी इशारों में पूछता है कि रेचल, क्या वो ट्रांसमिटर वायर तुम्हारी बॉडी पे अभी भी है? तो रेचल बता देती है कि डॉक्टर ने उसे हटा दिया है। मार्टी रेचल को भरोसा दिलाता है कि वो इसे सब प्रॉब्लम से निकाल लेगा। वहीं फेंटेनिल वाले हीरोइन के कंजम्पशन से हुए केसेस के कारण एबीए वालों की हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें सबको लगता है कि नवारो कार्टेल ने ही माल में मिलावट की है। पर रॉय पेटी बोलता है कि ये काम नवारो कार्टेल का नहीं है, ये किसी और का किया धरा है, क्योंकि ये केसेस सिर्फ शिकागो और ओजार्क में ही पाए गए हैं। तो रॉय को ही इसका पता लगाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर निक मार्टी और वेंडी से मिलता है और कहता है कि मेसन गायब है, तुमने उसके लिए ही बच्चे को सोशल सर्विस से निकाला था, पर फिर मेसन आखिर गायब कहाँ हो गया? दरअसल निक को मार्टी पर शक है, तो मार्टी कहता है कि ये बात तुम जाके जेकब और डार्लिन से पूछो, उनको शायद पता हो
वहीं डार्लिन और जेकब के बीच में बहस हो रही है। जेकब कहता है कि डार्लिन, हमारे माल में तुमने ही मिलावट की थी ना, देखो इससे कितने लोगों की जान चली गई, इससे नवारो कार्टेल का नाम खराब हुआ है, तो अब नवारो कार्टेल हमारे खिलाफ जंग छेड़ देगा। पर डार्लिन कहती है कि इससे कुछ अच्छा ही हुआ है, कुछ चर्सी दुनिया से कम हो गए। डार्लिन कहती है कि जेकब, तुम्हें डर लग रहा है, पर मैं किसी से नहीं डरती, आने दो, सबको देख लूंगी मैं। वहीं जब रूथ व्हाइट के कॉलेज जाती है तो प्रिंसिपल उसे इन्फॉर्म करता है कि हम व्हाइट को एक्सपेल नहीं कर रहे, हम उसे एक मौका और देंगे। किसी भले आदमी ने व्हाइट के लिए सिफारिश की है। रूथ समझ जाती है कि ये काम मार्टी का ही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेंडी जोना से पूछती है कि तुमने माइनर होने के बावजूद अपना अकाउंट कैसे खुलवाया था, तो जोना सब कुछ बता देता है। वेंडी जोना से हेल्प मांगती है और कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें तो रिसीवर को या किसी और को सेंडर के बारे में पता न चले। तो जोना कहता है कि बिल्कुल हो सकता है। तो गाइस, जोना तो अपने डैड से भी 4 कदम आगे है। तो जोना के जरिए वेंडी कार्टेल्स के पैसों में से $1.8 मिलियन चार्ल्स के फाउंडेशन में डोनेशन के नाम पे ट्रांसफर करा देती है। लेकिन ये चार्ल्स के लिए एक ट्रैप था और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हेलन मार्टी के ऑफिस पहुंच जाती है और पूछती है कि अभी तो कसिनो के लिए काम चालू भी नहीं हुआ है, तो फिर $1.8 मिलियन तुमने कहाँ खर्च कर दिए। तो मार्टी एक्सक्यूज देता है कि गैस, बिजली, पानी की सप्लाई के लिए काम चालू हो चुका है और इसी के लिए ये खर्चा किया गया। तो हेलन कहती है कि ओके, मगर आगे से $50,000 से ऊपर के खर्चे मैं खुद देखूंगी। घर आके मार्टी वेंडी पे काफी भड़कता है और कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे $1.8 मिलियन पैसे क्यों निकाले। तो वेंडी इसका रीजन बता देती है। वहीं रूथ और केड मार्टी के फ्यूनरल होम में डाका डालने की फिराक में हैं, मगर रूथ पहले यहाँ के केयरटेकर हैरी से मिलती है और यहाँ का टूर करवाने के लिए बोलती है। और टूर के दौरान रूथ यहाँ हर चीज को नोटिस करती है। जहाँ एक रूम की डोर पे लॉक था, तो रूथ को लगता है कि इसी रूम में पैसे होंगे। मार्टी जब रॉय पैटी के बारे में कुछ सर्च कर रहा होता है तो रूथ यहाँ पे आ जाती है और व्हाइट को सपोर्ट करने के लिए मार्टी को थैंक्स बोलती है। मार्टी बोलता है कि रूथ, मुझे तुम्हें कार्टेल से प्रोटेक्ट करना चाहिए था। मार्टी फिर रूथ को ऑफिस की जिम्मेदारी देकर यहाँ से चला जाता है और फिर रूथ यहाँ से कुछ कीज चुरा लेती है और शायद ये फ्यूनरल होम के उसी रूम के लॉक की की हैं। मार्टी रॉय से मिलने जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें रॉय पैटी की मॉम को कोई आदमी ड्रग्स का इंजेक्शन दे रहा है। दरअसल मार्टी ने पता लगा लिया था कि रॉय की मदर ड्रग एडिक्ट है और नवारो कार्टेल के आदमी ने ही रॉय की मदर को ड्रग्स दिया है। तो मार्टी रॉय को ब्लैकमेल करता है कि वो रेचल का पीछा छोड़ दे और उस पर से हर एक चार्जेस हटवा दे और जाकर अपनी मॉम की केयर करे। और रॉय पैटी ऐसा करने के लिए मजबूर है। वेंडी चार्ल्स को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हें जो डोनेशन का पैसा मिला वो तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। दरअसल वो पैसा कार्टेल्स का था, अगर एफबीआई वालों को पता चला तो वो तुम्हें जरूर पकड़ेगी। वेंडी चार्ल्स को ब्लैकमेल करती है कि चार्ल्स, शांति से बस हमें हमारे कसिनो प्रोजेक्ट में सपोर्ट देते रहो, ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। और चार्ल्स इसके लिए मजबूर है। वहीं रूथ और केड को फ्यूनरल होम के रूम में पैसा नहीं मिलता, तो आखिर पैसा है कहाँ। पैसा मार्टी ने बडी की समाधि में छुपाया हुआ है। अब रूथ और केड का चोरी का प्लान दूसरी बार फेल हो जाता है, तो केड रूथ पे काफी भड़कता है और उसे धक्का देकर बुरा भला कह के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्टी रेचल से मिलकर उसे इन्फॉर्म करता है कि रॉय पैटी अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। मार्टी रेचल को मायामी की प्लेन टिकट भी देता है जहाँ रेचल अपने ड्रग एडिक्शन का इलाज करा सकेगी। रेचल कहती है कि मार्टी, मैं इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मार्टी बोलता है कि फिकर नॉट, पूरा खर्चा उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मार्टी ब्लू कैट लॉज को भी रेचल से खरीद लेता है। लास्ट सीन में जब जेकब और डार्लिन एक डिनर पार्टी से घर लौट रहे होते हैं तो उन पर नवारो कार्टेल के लोग हमला कर देते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।